फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी क्लास में। और पढ़ाई कैसे चल रही है, प्री के साथ साथ मेन की भी तैयारी कर रहे हैं कि नहीं। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिजिटल बैंकिंग। डिजिटल बैंकिंग अंदर सबसे पहला जो आता है वो है कोर बैंकिंग। कोर का फुल होता है सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। ये एक ऐसा सेंट्रलाइज नेटवर्क है जिससे देश की सभी बैंक आपस में जुड़ी हुई है। वो रियल टाइम पे काम करता है, चाहे कोई भी बैंक हो, डिफरेंट मतलब फॉरेन का बैंक हो, सेम बैंक हो, डिफरेंट डिफरेंट बैंक हो, सभी बैंक एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आपका पैसा रियल टाइम पर बैंक में पहुंच जाता है। अब हम सबसे पहले सीखे देखेंगे कि अकाउंट टू अकाउंट फंड ट्रांसफर कैसे होता है। इसके 4 टाइप आज हम पढ़ने वाले हैं। पहला है आरटीजीएस, दूसरा है एनईएफटी, तीसरा है आईएमपीएस एंड चौथा है यूपीआई। इनमें से सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आरटीजीएस के बारे में। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसका इंट्रोडक्शन हुआ था 2004 में और ये वर्क करता है अंडर द आरबीआई। अगर आपको आरटीजीएस से फंड ट्रांसफर करना है तो इसकी लिमिट जो है 2 लाख, मतलब मिनिमम लिमिट जो 2 लाख, इससे कम में ट्रांसफर नहीं होगा और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। ये डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए होता है, इंडिया से बाहर इसका कोई भी यूज नहीं होता है। आरटीजीएस करने पर कोई भी चार्ज नहीं होता है और ना ही इसमें कोई बैचेस होते हैं। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है एनईएफटी। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसका इंट्रोडक्शन 2005 में हुआ था और ये भी आरबीआई के अंडर में काम करता है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब आरटीजीएस था तो एनईएफटी लाने की जरूरत कहाँ थी। लेकिन वही मेन, मतलब इसकी जो मेन रीजन था, उसकी जो आरटीजीएस की मिनिमम लिमिट 2 लाख थी। अगर किसी को 2 लाख से कम फंड ट्रांसफर करना है तो उसके लिए फिर कोई ऑप्शन था नहीं, इसीलिए एनईएफटी का इंट्रोडक्शन हुआ। इसका जो यूज है वो भारत के साथ साथ नेपाल में भी होता है, लेकिन ये वन वे है, मतलब कि भारत से नेपाल पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन नेपाल से भारत में पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसका कारण ये था कि नेपाल से बहुत से लोग नौकरी की तलाश में बिजनेस करने के लिए भारत में आते हैं, तो वो अपने परिवार वालों को पैसे भेज सके, उसके लिए नेपाल गवर्नमेंट ने हमसे रिक्वेस्ट की थी, इसीलिए ये ओनली नेपाल के लिए अवेलेबल है। एनईएफटी की जो ऑनलाइन लिमिट है वो है 2 लाख पर ट्रांजेक्शन, जबकि एनईएफटी की जो ऑफलाइन लिमिट है वो 50,000 पर ट्रांजेक्शन है। इस पर भी कोई चार्जेस नहीं होते और इसके अंदर 48 बैचेस होते हैं। अब फिर से वही सवाल कि जब आरटीजीएस था तो अब एनईएफटी आ गया तो लोग आरटीजीएस क्यों करेंगे। क्योंकि इसका एक रीजन ये है कि आज भी आरटीजीएस जो है, आईएमपीएस, यूपीआई, एनईएफटी, इन सबसे फास्टेस्ट रूट है पैसे ट्रांसफर करने का। आरटीजीएस और एनईएफटी के बाद अगला जो हमारा पेमेंट सिस्टम का तरीका है वो है आईएमपीएस, जिसका फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। फिर से वही क्वेश्चन कि जब वो दोनों थे तो इसकी क्या जरूरत थी। तो उसका सबसे बड़ा जो मेन रीजन है, जो आरटीजीएस और एनईएफटी थे वो 24/7 काम नहीं करते थे, जबकि आईएमपीएस जो था 24/7 काम करता था। दैट्स वाई 2010 में आईएमपीएस को इंट्रोड्यूस किया गया। इसको लाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था जिसका नाम था श्यामला गोपीनाथन और लॉन्च बाय द एनपीसीआई। अब आपने इससे पहले देखा होगा आरटीजीएस और जो एनईएफटी था वो आरबीआई के अंडर में आते थे, लेकिन ये जो आएगा वो एनपीसीआई के अंडर में आता है। और एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आईएमपीएस की जो टाइमिंग है 24/7, जैसा कि हमने पहले बात की। आईएमपीएस को यूज करने के लिए एक 7 डिजिट का न्यूमेरिकल कोड होता है जिसको MMID बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। और इसकी जो लिमिट होती है पर डे की वो 5 लाख रुपए पर डे होती है। अगला हमारा टॉपिक है यूपीआई, जिसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसको एनपीसीआई ने अप्रैल 2016 में लॉन्च किया था। एनपीसीआई ने इसे यूपीआई के नाम से बनाया, लेकिन फिर अलग अलग कंपनी ने इसे परचेस करके अपने अपने नाम की ब्रांडिंग कर दी। एग्जाम्पल के तौर पर गूगल ने इसे परचेस किया और नाम कर दिया गूगल पे। एसबीआई ने इसे खरीदा और नाम कर दिया एसबीआई पे। फ्लिपकार्ट ने इसे परचेस किया और नाम कर दिया फोन पे। इसी तरीके से फिर वही क्वेश्चन आता है कि अब व्हाट इज नेट, क्योंकि ऑलरेडी आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस थे तो इसकी क्या जरूरत है। इन सब का सबसे जो मेन रीजन है कि इनका प्रोसेस जो था बहुत ही लेंथी होता था। इसमें अकाउंट नंबर, जिसको हमें ट्रांसफर करना उसके अकाउंट नंबर होने जरूरी है, उसके बाद उसके मोबाइल नंबर होने जरूरी है, उसके आईएफएससी कोड हमें पता होने जरूरी है। इन सब के लिए अब इन सब के लिए आया यूपीआई, जिसमें सिर्फ मोबाइल नंबर चाहिए था। अगर हमारे पास मोबाइल नंबर भी नहीं है तो हम अगले के क्यूआर कोड से भी हम फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। यूपीआई का सबसे बड़ा बेनिफिट एक और था,
वो ये था कि बाकी सब में सिर्फ अकाउंट टू अकाउंट फंड ट्रांसफर कर सकते थे, लेकिन यूपीआई के अंदर हम शॉपिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बिल भर सकते हैं, गैस का बिल भर सकते हैं, एलआईसी की जो प्रीमियम आते हैं वो हम भर सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद सकते हैं, हम मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं, एरोप्लेन की, रेलवे की अलग अलग बुक कर सकते हैं। इसमें भी अलग अलग इनकी नॉर्मली जो लिमिट होती है यूपीआई की वो 1 लाख रुपए, लेकिन इन कुछ अलग अलग कंडीशन में इनकी लिमिट अलग होती है। जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जो है 5 लाख है, ई कॉमर्स मतलब कि हम कोई शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन तो उसकी लिमिट 2 लाख रुपए है, एजुकेशन 5 लाख रुपए, हॉस्पिटल बिल 5 लाख रुपए, और आईपीओ में हम पैसे लगाते हैं तो 5 लाख रुपए हैं। अगला जो हमारा टॉपिक आने वाला है वो है यूपीआई 123। ये नया फीचर आया है, ये उन लोगों के लिए बेसिकली जो कि ग्रामीण एरिया में रहते हैं या जिनके पास फीचर फोन है, यानी कि स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, गांव के दूर दराज एरियो में नेटवर्क अक्सर गायब रहता है, तो उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए यूपीआई 123 लाया गया, जिसकी डेली लिमिट होती है, पहले जो लिमिट 5,000 थी अब उसको आरबीआई ने बढ़ाकर 10,000 कर दी है। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।